नमस्ते। नमस्कार। प्रभा खेतान फाउंडेशन, हाउस ऑफ एमजी, दिव्य भास्कर, एहसास वुमन और कर्मा फाउंडेशन की ओर से मैं निकिता शाह कलम के आज के इस सेशन में श्रीमती चित्रा मुदगल, श्रीमती पूनम आनंद और उपस्थित सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा कलम की सीरीज भारत के अलग अलग शहरों तथा लंदन में शुरू की गई है। कलम का उद्देश्य यही है कि एक ऐसा मंच हो जहां हिंदी लेखकों के साथ चुनिंदा 30 लोग बातचीत करके तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करके हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा दे सके। कलम अहमदाबाद में लिटरेरी पार्टनर के तौर पे कर्मा फाउंडेशन, एहसास विमेन, मीडिया पार्टनर के तौर पे दिव्य भास्कर तथा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के तौर पे हाउस ऑफ एमजी, प्रभा खेतान फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कलम अहमदाबाद में अब तक कई बड़े नामांकित लेखक तथा लेखिकाओं ने आके इस मंच की शोभा बढ़ाई है। कलम अहमदाबाद के आज के सेशन में हमारे साथ लेखिका श्रीमती चित्रा मुदगल है, जिनके साथ श्रीमती पूनम आनंद जी, जो कि एहसास विमेन रांची है, वे वार्तालाप करेंगे। लेखिका श्रीमती चित्रा मुदगल का अगर हम संक्षिप्त में परिचय दें तो आज आप हिंदी साहित्य जगत में उपन्यासकार के रूप में बहुत सम्मानित और चर्चित है। आपने समाज में सभी जाति और पंथों के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है। उनकी समस्याओं को समझने और हल करने, उनके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने तथा उन्हें सक्षम बनाने हेतु आज भी आप कार्यरत है। यही कारण है कि आपके अनुभव आपके लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त होते रहे हैं, जिनमें कमजोर वर्गों के जीवन की कठोर वास्तविकताओं की झलक मिलती है। चित्रा मुदगल जी को वर्ष 2018 में उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने उपन्यास आरवा के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान पाने वाली आप पहली भारतीय महिला है। प्रभा खेतान फाउंडेशन, हाउस ऑफ एमजी, दिव्य भास्कर, एहसास वुमेन और कर्मा फाउंडेशन की ओर से हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं अभी श्रीमती पूनम आनंद जी को नम्र विनती करती हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद निकिता। चित्रा जी के बारे में मैं यही कहूंगी कि चित्रा जी परिचय की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारी आज जो एहसास वुमेन जुड़ी है, उनको उनके साथ बातचीत करने के लिए, जिसको कहते हैं कि एक माहौल ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि चित्रा जी हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच बैठी हुई है। आपने परिचय दिया। चित्रा जी, आपका स्वागत है अहमदाबाद कलम में। सवालों को पूछना मेरा काम है, लेकिन सवाल पूछने से पहले मुझे आज दायित्व दिया गया कि आपसे बातचीत करूं, कुछ सवाल पूछूं। लेकिन बिल्कुल स्वागत है। पहले मैं अपने मन के भाव को जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले जब मैंने आपसे बात करी थी, जी जी, उस क्रम में आपने जिस तरह से बात की और मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत से बात कर रही हूँ। और मुझे लग रहा था कि आपसे क्या सवाल पूछूंगी, किस तरह के सवाल होंगे, क्योंकि आपके साहित्यिक जीवन का सफर बहुत लंबा रहा है और उसमें कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं। आपने मुझे इस तरह का खुला मंच कहना चाहिए दिया उस फोन की बातचीत में कि पूनम, तुम किसी भी तरह के सवाल मुझसे पूछो। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आजादी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। बातचीत में आपसे हर तरह के सवाल पूछेंगे चित्रा जी, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने कई किताबें लिखी हैं, सम्मान प्राप्त हुआ है, ये सब तो आपसे सभी इंटरव्यूज में बात करते होंगे, लेकिन ऐसी कौन सी किताब है जो आपके दिल के बहुत करीब है? पूनम, ये प्रश्न मुझे नहीं मालूम इसका जवाब और लेखक क्या देंगे या दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पूनम, तुम भी लिखती हो और जब हम किसी किताब की रूपरेखा बना रहे होते हैं अपने दिल और दिमाग के भीतर,
और हमें लगता है कि इस विषय को हमें लिखना है, इस विषय पर हमें लिखना है, इस विषय से संबंधित जो जन जीवन है उसको निकट से देखना है, देखते रहना है, और जिस दृष्टि से हम उस विषय को लिखना चाहते हैं उसको हमें और परिष्कृत करना है अपने भीतर। तो जिस वक्त दिमाग में, दिल में ये मंथन चल रहा होता है, हमारी चेतना के भीतर वो बस्ती बस रही होती है, वह बस्ती उन लोगों की होती है जिन लोगों को लेकर हम जिस दृष्टि से लिखना चाहते हैं। तो जब हम उसके बीच होते हैं, यकीन करो, हम अगर फ्लाइट के दौरान उड़ रहे हैं, या हम एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, या हम किसी सेमिनार में गए हैं, तो बात अलग है कि हम उलझ गए हैं। उलझ के जब हम फिर वापस अपने होटल के कमरे में आए हैं और अचानक आराम करने के लिए लेटे हैं, तो वो बस्ती जो मेरे चेतन के भीतर बस रही है मेरे करीब आ जाती है, मन और मस्तिष्क में उसके पात्र करीब आ जाते हैं, और वो धीरे से कहते हैं, हम आपके पास बैठ सकते हैं ना, अब बात कर सकते हैं ना। और मुझे लगता है कि दुनिया में इस वक्त मैं जो भी काम करने हैं, एक लेखक एक व्यक्ति भी होता है, एक व्यक्तित्व भी होता है। माँ होता है, पिता हो ना हो पिता, तो पिता होगा ही, बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ होता है। लेकिन वो जो बस्ती उसके चेतन में बस गई है, जिन लोगों की, जिस प्रदेश की, जिस गली की, वो बस्ती उस वक्त उसके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, और उसको उससे ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता है। तो जब भी मैं जिस उपन्यास पर काम कर रही होती हूँ, जो कहानी लिख रही होती हूँ, वो कहानी मेरे भीतर मथती है मुझे, और मेरे साथ साथ होती है, उसके पात्र मेरे साथ साथ होते हैं, मेरे हिस्से होते हैं, मैं उस परिवार का हिस्सा होती हूँ। तो मुझे उससे बड़ी दुनिया में कोई कृति नहीं लगती है। मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कृति लिख रही हूँ। तो वो किताब मेरे लिए सबसे बड़ी और मेरी प्यारी किताब होती है। उसके बाद जब दूसरी किताब की योजना बनती है और जिस दृश्य से बनती है, तो उस वक्त लगता है यही वो किताब है जो लिखनी बाकी है। पूनम, इस किताब को मुझे लिखना था, बहुत पहले लिखना था, ये बाकी रही है, मुझे इसको लिखना है और इसमें डूबना है। फिर वह किताब मेरे लिए सबसे बड़ी होती है। तो कोई भी एक किताब का नाम अगर तुम मुझे पूछ रही हो तो बताना मुश्किल है। मतलब आप ये जिस तरह से कहे कि आपने जो किताबें लिखी, आपने बताया आपकी प्रिय किताब के बारे में कि हर किताब आपकी अपनी कृति, अपनी रचना बहुत प्यारी है। तो जी जिस तरह माँ के लिए हर बच्चे का एक अलग-अलग होता है, हर बच्चा प्यारा होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक एकदम सही कहा। जी। मैं माँ आपसे कभी भी, तुमने इतना अच्छा उदाहरण दिया है कि माँ गर्भस्थ बच्चे को कभी ये नहीं सोचती कि इस बच्चे को मैं नहीं, मुझे वो खाना चाहिए, जो मैं खाऊंगी इसके पेट में भी जाएगा, जो मैं पीऊंगी वो इसे कहीं गैस न कर दे पेट में, इसके भीतर जाके मेरे द्वारा। तो यही स्थिति होती है। तुमने बिल्कुल ठीक शब्द दिया उसको। किताबों की बात करेंगे चित्रा जी आपकी, जी क्योंकि जी आपकी कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपसे बात करने के बाद मैंने पढ़ी हैं, जी और कह सकती हूँ कि शायद मैंने हृदय स्पर्शी ही नहीं, आंखों में पानी ले आया था वो किताब। उस पे भी हम्म, चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन जी आपका जो साहित्य का एक लंबा सफर रहा है, जी आपके बड़े अनुभव रहे हैं, खट्टे मीठे अच्छे बुरे हर तरह के अनुभवों के साथ आपने ये सफर तय किया है।
तो आज के युवा लेखकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो क्या काम करें, क्या नहीं करें? आपके अनुभव के आधार पे। मुझे लगता है कि अ, युवा लेखकों के लिए मैं विशेष रूप से ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस भी विषय पर, कोई विषय अगर उन्हें आते जाते, सड़क पर चलते, कोई भी या किसी पात्र के माध्यम से जो उनके उसके संबंध में आया हो और उसे लगा हो इस पात्र की जो स्थितियां हैं वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है, तो जो भी विषय उसके दिमाग में आया है और उसको लगातार वो विषय उद्विग्न कर रहा है, लगातार वो विषय उसे सोचने पर विवश कर रहा है कि इसके साथ स्थितियां बहुत सही नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस लेखक को उसकी दुनिया को, उसकी दुनिया की अंतर्तहों को उस तरह से जानना चाहिए जैसे एक डॉक्टर उस व्यक्ति की आंत में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका सही पता लगाना है, तो उस आंत का कहीं ना कहीं वो निकालेगा कि ये किस तरह से चल रही है, इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इसका स्क्रीन पर देखना है तो कहाँ शल्य क्रिया कर रही है, वह जगह है वो कहीं ना कहीं से खोजेगा और सोचेगा उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का एक अपनी आत्म चेतना से जो एक होमवर्क होना चाहिए उस विषय की तह तक जाने के लिए, जैसे कि जब हम बाल्टी को कुएं में हिलगाते हैं और पानी निकालने के लिए, तो हमने फुट से नापा नहीं होता है कि गहराई कितनी, लेकिन वो रस्सी जो हाथ में है वो हम छोड़ते जाएंगे और जैसे ही बाल्टी पानी के सतह में से टकराएगी और आवाज आएगी तो हम समझ जाएंगे कि अब ये यही जगह है, इसको यहीं पहुंचना था। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है और उसके पूरे परिवेश, उसका पूरा कल्चर, उसकी पूरी चुनौतियां, उसका संघर्ष, उसकी मेहनत और समाज में उसकी सामाजिक स्थिति, इन सब के बारे में बहुत बहुत मेहनत करनी होती है। और बिना वो मेहनत किए हमारी जो बाल्टी है जो हमने कुएं के तल से पानी खींचने के लिए लटकाई है, वो चाहे 120 हाथ की गहराई में जाके पानी मिले या 140 हाथ, हमें उसका प्रयत्न करना होगा जब तक वो टकराएगी नहीं बाल्टी और पानी की सतह। और फिर वो कैसे डूबेगी वो एक अलग चीज। तो हमारे युवा लेखकों को मैं यही कहना चाहती हूँ, पूनम की इतनी हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी लगता है हम फौरन लिख डालें, नहीं, पकने दो अपने दिल दिमाग में। तुम देखोगी, तुम चाय बना रही हो, तुम अपने घर को सुव्यवस्थित कर रही हो, लेकिन कहीं कभी अचानक एकदम से वो विषय आ जाता है और आपका पीछा करने लगता है। आप व्यस्त हैं लेकिन आपके अंतरस्थल में वो बस्ती, वो दुनिया, वो घर जिसमें वो पात्र रहता है, वो आपके साथ बराबर रूबरू है। तो मेहनत पहले जरूर चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे को बताना चाहते हैं, उसकी पीड़ा को उस तक ले जाना चाहते हैं, उस तक ले ही नहीं जाना चाहते पूनम, हम उसकी पीड़ा को उस व्यक्ति, पढ़ने वाले व्यक्ति की पीड़ा बनाना चाहते हैं कि उसकी आंख में पानी आ जाए या उसके दिमाग में उद्वेलन आ जाए। तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी और करनी पड़ती है और करनी चाहिए। अधीरता का कोई नाता नहीं है लेखन से, अधीर नहीं होना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। या जैसे कहते हैं ना, सक्सेस का कोई छोटा रास्ता नहीं होता है। तो अगर युवा बिल्कुल जी जी आते हैं, ठीक।
पूरा रिसर्च करके और उसकी गहराई में जाके। आपने बहुत अच्छा जी, उदाहरण हाँ, दिया है कि कुएँ में पानी जब डालते हैं तो एक एहसास होता है। वो जो आपने बाल्टी और रस्सी और पानी का उदाहरण दिया, वो जी। पानी में जाना और एक छपाक की जो आवाज़ होती है, आई थिंक सो वो छपाक, ये मैं भूल गई थी, ये तुमने तब मालूम पड़ता है, अरे अब पानी के बिल्कुल, साथ बाल्टी का संसर्ग हो गया है। बहुत बिल्कुल, अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल सही कहा कि अधीरता नहीं, मेहनत करनी ही चाहिए और पूरे जी, मेहनत के साथ ही आप किसी भी पात्र के साथ शायद सच्ची लगन के साथ करेंगे, तो आप उसके साथ जी, अन्याय नहीं करेंगे। उस किताब और उस पात्र के साथ आप पूरा न्याय कर पाएँगे। तो जी, युवाओं जी, के लिए जी, आपका ये मैसेज है। जी, चित्रा जी, आपने समाज में महिलाओं की स्थिति पर बहुत लिखा है। जी। क्या आपको लगता है कि आज समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। सोचो पूनम, जरा पीछे लौटो, अपनी माँ को देखो, अपनी माँ की याद करो, अगर तुम्हें कहीं याद हो। तो एक होता है ना, माँ की जो स्थिति समाज में थी, वो माँ की स्थिति में थोड़ा कहीं परिवर्तन था, कहीं थोड़ा परिवर्तन था। और वो परिवर्तन भले पर्याप्त न रहा हो, लेकिन फिर भी, और समाज में उसको लेकर के आलोड़न भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया कि जब तक इस देश की आधी आबादी, इस समाज की आधी आबादी यानी कि औरत, जब तक औरत को अपनी जगह जहां उसे होना चाहिए, जिन बुनियादी अधिकारों की वो अधिकारिणी है, वो उसे नहीं दिए जाएंगे। केवल ये समझा जाएगा कि वो घर संभालने की, या ये समझा जाएगा कि वो मतलब खाना बनाने भर के लिए है। वो खाना बनाने भर के लिए ही नहीं है, वो सिर्फ आपके कपड़े धोने भर के लिए ही नहीं है, वो तो एक घर को व्यवस्थित रखने का तरीका है। लेकिन जब आपकी साझीदारी माँ के साथ होगी, तो माँ के साथ होगी, बहन के साथ होगी, तो ये साझीदारी समाज में स्त्री के साथ होगी, स्त्री के साथ होगी। वो माँ, वो बहन, वो भाभी, वो काकी, वो चाची, वो समाज की स्त्री है, और साझीदारी जरूरी है। तो परिवर्तन तो आया है। आजकल हम देखते हैं, जब मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो अपनी पत्नी के लिए चाय बनाता है, जब मैं देखती हूँ उसकी पत्नी को क्या पढ़ना चाहिए, और कोई किताब बहुत अच्छी आई है और वो अमेज़न में फोन करके उस किताब को मंगवाता है कि उसकी पत्नी को पढ़ना चाहिए, इसका मतलब है घर में हम सब सावधान हो जाते हैं। घर में किताब मंगवाई गई है, आई है, तो यानी बहू को समय चाहिए उसको पढ़ने के लिए, तो उसको फुर्सत भी चाहिए उस किताब के साथ होने के लिए। तो अब ये जो परिवर्तन आया है कि उसको भी समय चाहिए, उसको भी पढ़ना है, उसको भी अच्छा पढ़ना है, तो ये सारी चीजें समझ पैदा कर रही हैं। शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है। आप देखिए कि एक वक्त था 1822-23 के आसपास, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के सोचा था। उसके साहब पादरी थे, बेथुन साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि भारत में लड़कियों की शिक्षा पर गौर नहीं किया जाता। उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में भी वो भावना धीरे धीरे आई, और उसके बाद गुजरात में वो भावना गई धीरे धीरे, पंजाब में गई, दयानंद सरस्वती हुए। तो नाम यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने ये तय किया कि संपन्न घरों की लड़कियां ही शिक्षित न हो, विपन्न घरों की, समाज में जो दलित वर्ग है, जो समाज में हाशिए पर है, उस वर्ग की लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ना क्यों जरूरी है। तो ये एक, आप उस समय से अब की लड़की को देखें, अब की लड़की है आप, अब की लड़की है मेरी पोती, अब की लड़की है मेरी बहू, उनकी अपनी एक स्वायत्तता है इस घर में। तो परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी
कहीं ना कहीं पितृसत्ता का अंश रक्त में बह रहा है पुरुषों के। अभी भी एक वर्ग बहुत बड़ा है पुरुषों का जो किसी भी सुंदर स्त्री को देखता है, पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर स्त्री को देखता है, अपने दफ्तर में देखता है, अपनी गली में देखता है, या अपने घर के आसपास देखता है, अरे बहुत सुंदर है, काश वो उसे दबोच सके। ये जो भावना है, ये भावना कहीं इस बात को रेखांकित करती है कि अब तक हमने स्त्री को वह जगह नहीं दी जो उसकी होनी चाहिए। आपने बहुत सही बात कही कि पहले की महिलाएं स्त्री और आज की स्त्री में बहुत फर्क है। और मुझे लगता है कि हम लोग शायद उस समय के हैं कि कुछ पिछला समय भी देखा हमने और कुछ आज का समय हाँ, बिल्कुल। तो हम लोगों का अनुभव शायद ज्यादा बताता है हम लोगों को कि क्या बदलाव आया है। लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कि अभी भी समाज में जरूरत है बदलने की, और पितृसत्तात्मक जो खून में है लोगों के वो है। लेकिन जो स्त्री में जो बदलाव की बात करते हैं हम, या स्त्री के विकास की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की, जी, में आपने कहा कि विकास हुआ है, पर आपके अनुसार ही मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आज की स्त्री की स्थिति में सुधार आपने बताया कि हुआ है, क्या फिर बाजारवाद में वो जिस तरह से घिर रही है उस विषय में क्या कहेंगी? बाजारवाद भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और आप 2 सदियों की उपज हैं। आप जो बीती सदी है उसको भी आपने देखा होगा अपने बचपन के रूप में, और अब ये जो 21वीं सदी शुरू हुई है तो आप उसकी गवाह हैं। बाजारवाद, स्त्री को एक तरफ तो ये लड़ाई है कि स्त्री को देह के रूप में ही न देखा जाए, देह से ऊपर उठ करके स्त्री एक मस्तिष्क है, और वो मस्तिष्क उसका जो है वो किसी भी पुरुष के मस्तिष्क से 19 नहीं है। लेकिन बड़ी होशियारी से मेरा एक उपन्यास है, एक जमीन अपनी, 1990 में आया था, और उसको लिखने के लिए मैं जब लिंटास एडवर्टाइजिंग में फ्रीलांस कॉपीराइटर थी, जाया करती थी और विज्ञापन लिखने होते थे, तो मुझे लगा कि ये बाजारवाद की शुरुआत का वही समय है जब विज्ञापनों के माध्यम से स्त्री का इस्तेमाल आरंभ हुआ। विदेशों में तो हो चुका था। यदि आपको साबुन बेचना है कपड़ों की सफाई के लिए तो भी आपको स्त्री की जरूरत है। आपको पुरुष की कमीज बेचनी है तो भी आपको स्त्री की जरूरत है। उसकी दाढ़ी के शेव के लिए साबुन बेचना है, उसकी चड्डी बेचनी है, अगर मैं उस तरह से कहूं, तो भी आपको औरत की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आप जिसको प्रचारित करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दर्शक की आंखें टिकी रहने देना चाहते हैं, और आंखें टिकी रहने देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस उद्देश्य की पूर्ति होती है कि जो कमेंट्री आ रही है उसके गुणों को लेकर, गुणवत्ता को लेकर के जिस उत्पाद को हमें बेचना है, तो ये जो पुरुषों ने कहीं से उनका दिमाग है, देखिए कि स्त्री को खुद कैसे प्रेरित किया जाए अपने प्रदर्शन, अपने दैहिक प्रदर्शन को लेकर के। यानी एक जमीन अपनी जो उपन्यास है मेरा, उसका विषय यही है कि पूंजी के विस्तार में स्त्री देह की भूमिका, और वो है विज्ञापन। तो बाजारवाद को जो निर्मित करना है, उसको आकर्षक बनाना है, और उसको गली मोहल्ले, हाट से, सड़क से उठा करके मॉलों में पहुंचाना है, तो आप देखिए कि उसमें स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका है। और ऐसी ऐसी स्थितियों में स्त्री को दिखाते हैं,
और आज हम ये देखते हैं, मैं देख रही हूं और उसका प्रभाव देख रही हूं कि आज जब शादी का रिसेप्शन हो रहा है किसी का, तो मुझे बड़ी बूढ़ियां या बुजुर्ग औरतें तो साड़ी पहने दिखाई दे जाती हैं, लेकिन गाउन पहने लड़कियां दिखती हैं। मतलब ड्रेस डिजाइनर, वो विदेशों से जो जिस तरह के डिजाइन किए हुए गाउन हैं, बड़े खूबसूरत, जिसमें स्त्री के जिस्म को 35, 28, 35 खूब अच्छी तरह उभार करके दिखाया जा सकता है, उसकी ओर आकर्षित किया जा सकता है, उसकी आंखों को, उसकी दृष्टि को अटकाया जा सकता है। तो ये जो बाजारवाद है, और इस बाजारवाद ने स्त्री को अपने प्रति चैतन्य तो किया है, लेकिन अपने सजने संवरने और उसमें वो चीजें जो पहले कामुकता उभारने वाली परिभाषा से मंडित थी, वो अब कहीं न कहीं वो आकर्षक दिखने के लिए जरूरी हो गई। तो स्त्री देह जो है कहीं न कहीं इसके बीच में खड़ी हुई है बाजारवाद में। और तो मुझे लगता है कि जो लड़ाई स्त्री की है कि उसकी सुंदर काया के ऊपर एक अदद मस्तिष्क भी है, और वो मस्तिष्क पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं है ओवर। वो वैज्ञानिक भी हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है, और स्त्री का वो मस्तिष्क हवाई जहाज भी तो उड़ा सकता है, और वो सब काम कर सकता है जो कभी सोचा गया कि जनानियां हैं। ये जनानियां क्या है? ये कुछ नहीं कर सकती। इन्हें थैला दे दो, सब्जी मार्केट भेज दो, हाट बाजार भेज दो, सब्जियां भर लाएंगी हफ्ते भर की, धनिया तोड़ेंगी बैठ के, और खाखरा बेलेंगी, और ढोकला बनाएंगी, और पकौड़ियां बनाएंगी, और समोसे बनाएंगी, क्योंकि घर के सब लोगों को खाने का मन है उसके उनके आस्वाद को लेकर। तो ये जो बाजारवाद है, इसने कहीं ना कहीं स्त्री को उपभोक्तावादी संस्कृति में लपेट दिया है, लपेट रहा है। और 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा खतरा है। वहां स्त्री के मस्तिष्क की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि फैशन जैसी फिल्म देखी होगी, जिसमें औरत का पूरा ध्येय है, पूरी दौड़ जो है वो ये है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ है। तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकती हो? देखो मैं कैसी मदमाती चाल चल रही, कितने सुंदर कपड़े मैंने पहने हुए, डिजाइनर कपड़े पहने। तो ये इस मदमाती चाल के लिए ये मस्तिष्क की जरूरत नहीं है। अपनी देह के ऊपर कैसा और कब नियंत्रण रखना है, इसकी जरूरत है। ये है बाजारवाद, और औरत को यही नहीं होना है, यही नहीं होना। ये एक बहुत बड़ी चाल है। औरत को लौटना है, सुंदर दिखना तो कोई ऐसी बात नहीं है। प्रसाधन पहले भी थे, जब लिपस्टिक जो है वो फैक्ट्रियों में नहीं बना करती थी, पान वालों की दुकानों पर पान लगा करते थे, है ना, और मेहंदी के पत्ते तोड़ के लाए जाते थे, और मेहंदी बालों में लगाकर बालों को ठीक रखा जाता था, और उनकी पार्लर में न जाकर घर में तेल गुनगुना करके बालों की मालिश की जाती थी। तो ये बाजारवाद में जो पुरुष मस्तिष्क है, जो बाजार को बढ़ाना चाहता है, और वो स्त्रियां भी जो कहीं उस बाजारवाद का हिस्सा बनती जा रही हैं, वो ये नहीं सोचती कि जब आप 35, 35 नहीं रहेगा आपका शरीर, तो वो कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति के लायक नहीं रहेगा। और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू होते हैं स्त्री के सामने। फिर स्त्री को लगता है मैं कमा नहीं पा रही हूं। अभी तो वो कह रही है, उनकी परिभाषाओं के अनुसार कह रही है, ये मेरी देह है, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं जैसे चाहे इसका इस्तेमाल करूं। लेकिन क्यों ऐसा होता है? उत्तर प्रदेश के गांव में 3 बच्चियां दोपहर में खेत पर जाती हैं अपने घास काटने के लिए, चारा लाने के लिए, और उनके साथ क्या होता है अकेले में, यानी वो अपनी जमीन पर
अब भी अकेली महफूज नहीं है, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे तीन हो। तो स्त्री को कहीं अपनी वैचारिकता को लेकर के अपने विचारों को मुकम्मल करना चाहिए, अपने लिए पुरुषों की दी परिभाषा पर नहीं टिकना चाहिए। प्रशंसा के वाक्य, कॉम्प्लीमेंट जो दिए जाते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, तो वो तो पुरुषों को भी अच्छे लगते हैं। अगर तुम कहोगे यू आर लुकिंग हैंडसम, अपने पति को बोलोगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस मकसद से वो कहा जाता है, और फिर कंधे पर हाथ बड़ी आसानी से रखा जा सकता है, इस चालाकी को समझना है बाजारवाद के बीच स्त्री को खड़े होकर के, कि मैं वस्तु न बन जाऊं, जिस वस्तु होने से मुझे इनकार है, मुझे वस्तु ही समझा गया और मुझे जिस तरह से चाहे उठाकर वहां रख दिया गया, मुझे इस तरह से बाजारवाद के नाम पर मुझे फिर से वस्तु बनाया जा रहा है। इस चालाकी को समझो, वस्तु नहीं बनना है। अगर इसमें फंस गए तो फिर बड़ी मुश्किल है निकलना बाहर। आपने बहुत ही सही चित्रण किया है पहले, अब और स्त्रियों के बाजारवाद का। और आपके इस चित्रण में ही मुझे 2-3 सवाल भी नजर आए कि आज की लड़कियां, आज की युवा लड़कियां जो हैं, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की घटना का भी उदाहरण दिया, वो उत्तर प्रदेश की गांव की लड़कियों की क्या गलती थी, वो शायद उस तरह के परिवेश में नहीं रहती थी। लेकिन आज जो समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जितना हम सब जानते हैं, तो क्या ऐसा है कि ये जो बाजारवाद की बात हो रही है और आपने जो कहा कि स्त्री वस्तु ना बनने दे खुद को, तो ये सारा ये एडवर्टीजमेंट है और बाकी सारी चीजें, इन सब का कहीं ना कहीं इस पे असर पड़ रहा है समाज पे, और समाज में इस तरह की घटनाओं की इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है कि 6 महीने की बच्ची हो या 60 साल की बुजुर्ग हो, कोई भी महिला जो है सुरक्षित महसूस नहीं करती और किसी के साथ भी दुर्घटना हो जाती है। ये सारी चीजें समाज में आज के दौर पे इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? आप देखिए, एक बात मैं रखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। आप भले जो बच्चियां, उन्नाव में जो कांड हुआ 2-3 दिन के अंदर, आप देखिए वो बच्चियां शहर में नहीं पल रही हैं, बाजारवाद की जो चकाचौंध है उससे दूर वो गांव में है। और लोग कहते थे, गांव की संस्कृति ये थी कि गांव की बच्चियां गांव की बेटियां होती हैं, किसी की भी घर की बेटी हो, वो 4 गांव 10 गांव तक में आसपास यही माना जाता था कि गांव की बेटी हमारी बेटी है। लेकिन आप देखिए उपभोक्तावाद, बाजारवाद जो है वो चकाचौंध के रूप में वहां नहीं है, लेकिन वहां फिल्मों के रूप में है। यानी प्रेम हम करेंगे और प्रेम हम इस तरह से करेंगे। और एक कांड और भी पिछले कुछ दिनों पूर्व हुआ था, किस तरह से उसकी कथा है, वो लड़का उसको चाहता था, लड़की निम्न वर्ग थी, और फिर उसके साथ क्या हुआ, फिर उसकी परिणति क्या हुई, छुपाने के लिए खत्म करे। तो ये जो प्रेम करने का अधिकार सारी दुनिया को, लेकिन प्रेम में समझ का अभाव ही इस परिणति पर पहुंचा देता है। प्रेम केवल देह भोगने के लिए ही है, वही प्रेम है क्या? अगर देह भोगने के लिए ही है तो फिर जो कृत्य आप कर जाएंगे और आपको मालूम है कि आपने वो गलत किया है और उस लड़की की इच्छा के विपरीत किया है, तो वो प्रमाण नष्ट करने के लिए आप उसकी जान ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं बाजारवाद गांव में भी प्रवेश कर रहा है और एक अलग अलग तरीके से प्रवेश कर रहा है। गांव के अंदर भी आपको टीवी मिल जाएंगे, छोटे से छोटे घर में भी आपको अब एंटीना वाला मामला नहीं है तो भी आपको टीवी मिल जाएगा। मैंने देखा गांव में, कुछ गांव में तो ये हाल है कि घर के में कई अभाव हैं, लेकिन वो टीवी के चैनलों को, क्योंकि उनको
जी चैनल पसंद है तो वो चैनल चाहिए, उसके लिए जो पैसा देना है वो 240 रुपए 220 रुपए भरेंगे। क्यों? बहुत गरीब घर है, घर में 2 ही लोग कमाने वाले हैं, और सास गांव में किसी के घर में जाके चौका बासन करती है पूनम। तो ये सारी चीजें जो है उसका बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है हमारा मीडिया कहीं ना कहीं बाजारवाद की चपेट में है, और वो यह परवाह नहीं कर रहा है कि इसका असर लड़कों पर क्या होगा, इसका असर लड़कियों पर क्या होगा, लड़कों पर क्या होगा। वो सॉफ्ट पॉर्न फिल्में देखना चाहेंगे, मोबाइल आपके हाथ में है, वो वैसी फिल्में देखना चाहेंगे जिसमें सारी वर्जनाएं ध्वस्त हुई पड़ी रहेंगी। अब जब वो उन वर्जनाओं की उत्तेजना को वो उससे उपजी उत्तेजना को, जो कुछ वो देख रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए उनके लिए फिर पड़ोस में अगर पड़ोसी की 6 साल की भी बच्ची है तो वो उससे कुकर्म करने से बाज नहीं आएंगे। तो ये जो एक संस्कारहीनता, संयमहीनता, विवेकानंद को क्यों पढ़ने की वकालत हो रही है? इसलिए कि जो अब माना जा रहा है ना कि लौटना पड़ेगा संयम। संयम का मतलब है कि हम कितना भी गलत देखें मगर हम वो गलत देख करके उत्तेजित न हो, अपने पर संयम हम रख सकें, हम अपनी बहनों की ही चिंता ना करें। हम अपनी बहनों की जब चिंता करते हैं तो उस चिंता में कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार भी समाया हुआ रहता है कि हम अपनी बहनों की चिंता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरे की बहनों को ताकते हैं, दूसरे की बहनों को गलियों में निकल करके उसे पराई लड़की समझते हैं और हमें बड़ी अच्छी लगती है तो हम उसको छेड़ेंगे, हम उसे आकर्षित करने के लिए उसके साथ किसी भी सीमा तक जाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये छोटे प्रश्न नहीं है, बाजारवाद से ही जुड़े हुए हैं, ये बाजारवाद से ही जुड़े हुए हैं। इसकी परिणतियां ही हमें आज ये वक्त हमारे सामने ला रही हैं कि 6 महीने की बच्ची के साथ, मैं खुलकर कहना चाहती हूँ, 6 महीने की बच्ची के साथ आपने वो किया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता, और वो भी पड़ोस की, जहां ये संस्कार थे कि अपने गांव की हर बेटी अपनी बेटी है, चाहे वो दलित वर्ग हो चाहे जो भी हो, लेकिन अपवाद तो तभी होते थे, फिर भी संयम की महत्ता थी। तो ये जो हम नकल, एक कहते हैं ना भोगवाद, उपभोक्तावाद, इन सब वस्तुवाद, ये सब जो चीजें हैं, ये जो जिस तरह से बढ़ रही हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर हम सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो नहीं बन रहे हैं वो ये है, हम अच्छे मनुष्य बने रहे, उसके लिए जो मनुष्यता की परिभाषा है उसको भी गहरे आत्मसात करने की जरूरत है अपने चरित्र में, और ये बताने की जरूरत है कि जितना हमारी स्वतंत्रता है उतनी ही हमारी बच्चों की, हमारी बहनों की भी स्वतंत्रता है। हमें अपनी बहनों की चिंता कि तुम देर से क्यों आई, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जैसे ही लड़के कहीं छेड़ने वाले खड़े होंगे ना, इसीलिए तुम कह रहे हो ना। तो ये सारी चीजें कहीं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इसके प्रति हमें अपने पारिवारिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन लाना है, जागरूक रहना है। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखती, अगर सीमित रखती है तो हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवादी। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और मुझे लगता है अपने समाज को, और विशेष रूप से भारतीय समाज को, हमारा भारतीय समाज आज भी, वहां तो विदेशों में तो ये हो गया ना कि आप चौथे दर्जे में पढ़ रही हैं, आप 14 वर्ष की हो गई हैं, आप मेंसेस में आ गई, आप चाहें तो आप स्कूल से ही कंडोम अपना नाम लिखा दीजिए और ले सकते हैं। जहां ये सिखाया जाता हो उसके दुष्परिणामों को वहां ये बना दिया है, ये आपका अधिकार है,
यौन सुख प्राप्त करना आपका अधिकार है। उसके साथ ये बताना वो भूल रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं कि यौन सुख भोगना आपका अधिकार जरूर है, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा है, एक उम्र है। सबसे पहले आपको दुनिया जानना है, अपनी पढ़ाई जाननी है, आपकी पढ़ाई में डूबना है, आपको अपने आत्मनिर्भरता के चौरस्ते तलाशने हैं कि किस चौखट से आपको कहाँ प्रवेश करना है, क्या हुनर है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। उसके बाद आप आत्मनिर्भर होकर के सही गलत की विवेचना कीजिए और जैसा जीवन जीना चाहते हैं जरूर जिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं हमारे समाज में अभी भी बहुत सी कमियाँ हैं। हम जी पाश्चात्य की उन चीज़ों को ले लेते हैं जो शायद उचित नहीं है और उन चीज़ों को नहीं देखते जो कि उचित है। जी हमारे समाज में बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए आपने बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि अपने आप को वस्तु हम लोग समझने लग गए हैं। हम जी आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन आज़ादी हमें किससे चाहिए, ये शायद हम नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझते, सही बात है। आपने जो बताई है, मुझे लगता है वैचारिक आज़ादी पे अगर हम ध्यान दें, तो हमारे समाज में जो अभी चल रहा है या महिलाओं के साथ में भी जो है, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सुधार सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विषय से हट के आपसे सवाल पूछना चाहूँगी चित्रा जी। जी 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 आपके साथ भी शायद आप भी उसमें रही हो। जैसे अभी पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, जी साहित्यकारों, कलाकारों को लेकर अभी जी हाल के दिनों में देख रहे थे हम लोग कि जी साहित्यकारों, कलाकारों को लेकर हाल के जी सालों में ध्रुवीकरण देखा जा रहा है। हाँ हाँ सरकार की नीतियों का पक्ष लेते ही हम्म, किसी को भी हम्म। संघी या मोदी समर्थक कह दिया जी क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, आपको भी ट्रोल किया गया था, शायद कुछ इसी तरह की बात को लेके। बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। जी, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं जी, कोई बिल्कुल। कोई सामाजिक नेता नहीं हूँ। मैं पीछे चलने वालों में से। और हमारी संस्था स्त्री शक्ति पैरेलल फोर्स जो है, जिसमें रेखा मोदी वगैरह बड़ी 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 पर्सनालिटीज जुड़ी हैं, जी, तो हम लोग ये बराबर महसूस करते रहे हैं कि निम्न वर्ग की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुंबई में भी बहुत सारा आंदोलन इसके लिए हो रहा है और हुआ है, और अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी सब लोग इस बात पे सहमत हैं कि निम्न वर्ग की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो उनको वो जो पुरानी तर्ज पर अगर कोई ये हिंदुओं में भी था बहुविवाह, लेकिन धीरे धीरे कानूनन इस बात को हमारे हिंदुओं में भी जो बुराइयां थी, सती प्रथा और ये इतनी बुरी थी जो दुनिया में कहीं नहीं थी, उन सब से हमने मुक्ति पाई। तो हम लोगों ने इस चीज के लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत उनकी प्रशंसा की जब उन्होंने 3 तलाक को लेकर के निर्णय लिया। और हमें लगा कि अब कोई और राजा राम मोहन राय जो है वो मोदी के रूप में आया है, हमारी हमारी जो मुस्लिम बहनें उनके लिए भी सोच रहा है। इसी तरह से जब धारा 370 को लेकर के हुआ कि कश्मीर हमारे देश का अखंड अंग है और वहां और यहाँ अलग अलग बातें क्यों, अलग अलग कानून क्यों, अलग अलग चीजें क्यों, तो हमने उस चीज की प्रशंसा की, हमने उस चीज की पक्षधरता की। हमने कहा प्रधानमंत्री प्रशंसा के योग्य हैं और हम उनसे सहमत हैं, और हम अपने संस्था के माध्यम से भी उनसे सहमत। हमारी जितनी भी संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं वो सब महिलाएं, चेतनामयी भी हमारी जो है जिसमें इतनी स्त्रियां हैं, सब ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और मैंने उसको इंटरव्यू में कहा भी, और उन लोगों ने उसको अपनाया भी कि चित्रा जी ने ऐसा कहा। जिस दिन उन्होंने ये कहा चित्रा जी ने ऐसा कहा, बहुत अच्छी बात थी, पूरे फेसबुक पर, मैं फेसबुक पे नहीं थी, मुझे पता चला लोगों के लगातार आने वाले टेलीफोनों से, तो मुझे लगा उसमें स्त्रियां सबसे आगे थी, लेखिकाएं सबसे आगे थी हिंदी की। और मुझे मैं उन लेखिकाओं का क्या नाम दूं
वो लेखिकाएं हैं जो चितकोबरा जैसे उपन्यास लिखती हैं, जो स्त्री की सेक्स इच्छाओं की बात तो करती ही है, उसको स्वतंत्र रूप से भोगने की भी बात करती हैं, भले वो पति पत्नी शादीशुदा हो। तो ये जो उनको अधिकार चाहिए, वो स्त्रियां इस बात का विरोध करने के लिए लेखिकाएं आई, और सारी लेखक और लेखक की चित्रा मुद्गल ने ऐसा कह दिया, ये तो संघी है। मैं ईमानदारी से ये बात आज आपको बता रही हूं कि मैं कभी संघ की सदस्य रही नहीं, कभी मैंने सोचा ही नहीं, और इस दृष्टि से मैंने संघ को कभी देखा ही नहीं। मैं तो मुंबई में रह करके मैं पानी वाली बाई मड़ालताई गोरे की शिष्या रही हूँ, नारे लगाने वाली पीछे। मैं ट्रेड यूनियन से जुड़ी रही हूँ, दत्ता सामंत के साथ में, वो भी नारे लगाने, धरना देने, नारे लगाने वाली है ना। तो मुझे इतना अचरज हुआ कि इन महिलाओं ने मुझे पहले तो संघी बनाया है ना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, संघी क्या करते हैं क्या नहीं करते, संघी बनाया, मुझे विचारहीन बनाया, मुझे जैसे गांव में मैंने बचपन में देखा था पूनम कि सुअर का जब वध करते थे कि आज सुअर पकेगा, उस टोले में, हमारे दलित टोले में, तो उसको बल्लम भाला लेके उसको घेर करके मारते थे, जिंदा दौड़ा दौड़ा के मारते थे। इन लोगों ने मुझे जिंदा दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश की, और मैं एकदम शॉक्ड थी जब मैंने किसी अपनी एक छोटी मित्र जैसी बच्ची से कहा कि मुझे क्या इसका प्रिंट आउट मिलेगा जो कुछ चल रहा है, तो बोली हाँ। उसने प्रिंट आउट निकाल के 3-4 पन्ने मुझे, डॉक्टर रश्मि हैं उन्होंने दिए, और मैंने जब प्रिंट आउट में नाम देखे लेखिकाओं के, तो मैंने कहा, सिर्फ इतना कहा, पूनम इनकी दुनिया बहुत छोटी है, ये सिर्फ एक विचार की दुनिया में जी रही है, इन्होंने लोगों को उनकी गलियों में, दलदल भरी गलियों में पहुंचकर नहीं देखा है। चित्रा मुद्गल ने देखा है, चित्रा मुद्गल ने देखा है। चित्रा मुद्गल ने अपने घर के सजे सजाए ड्राइंग रूम से बाहर निकल करके उन चालियों, उन इलाकों को देखा है जिन इलाकों के नरक के बीच में वो स्त्रियां रह रही हैं, वो बच्चे रह रहे हैं, वो पुरुष रह रहे हैं, वो ठेले लगा रहे हैं, जमीन पर सड़क के किनारे चादर बिछा करके बैंगन, आलू, कांदा, प्याज बेच रहे हैं। तो एक चीज है कि आप इतनी पढ़े लिखे, एक तरफ तो आप इतनी सेक्स स्वतंत्रता चाहते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और फिर आप नेता बन जाते हैं, और आप चित्रा मुद्गल ने मोदी का समर्थन किया। इसके लिए मोदी ने अगर अच्छा काम किया है और समर्थन किया तो हम जरूर मोदी जी का समर्थन करेंगे। लेकिन किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने, कल राहुल गांधी ये करके दिखा दें, और हम इंदिरा गांधी के बहुत प्रशंसक रहे। इंदिरा गांधी ने अपनी देश की अखंडता के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपनी जान दी, तो हमारे लिए इंदिरा गांधी बहुत मजबूत औरत है। लेकिन वो इंदिरा गांधी जो आपातकाल में कहीं अपना आपा खो करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए जो कदम उठाती है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। तो इसका अर्थ है कि देश की राजनीति देश के हित और समाज के हित और देश के नागरिकों के हित में होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का कोई अच्छा काम है तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए, और मैं तो करने की हिम्मत रखती हूँ, मैं करने की हिम्मत रखती हूँ। और मैंने आपके वो व्यंग बाण झेले, लेकिन मेरा लेखन पढ़कर जरा आप देख लीजिए कि मैं किन का समर्थन करती हूँ, मैं किन के साथ खड़ी हूँ समाज में। Poonam ji, there are some questions. Audience have raised their hand. Should I put them on audio? आनंदिता, टाइम खत्म? हाँ, ये तो अभी 4:50 हो गया है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होना है।
चलिए ठीक है। हालांकि चित्रा जी आपके लिए बहुत सारे सवाल थे और इसी तरह से नहीं, आप कीजिए, जितने सवाल कर सकते हैं कीजिए, मैं बैठी हूँ। नहीं, बाद में सुन लीजिएगा उनको, निश्चय ही। समय समय की पाबंदी है आनंदिता के हिसाब से। हाँ, आनंदिता नहीं, वो आनंदिता का वो डंडा ही तो सिर पर है ना इस समय की पूरा। पूछ लूं या क्वेश्चन हाँ, आंसर? निश्चय। Vinita ji, can you unmute yourself? हाँ, मैं तैयार हूँ। इस बीच में मैं आपसे बहुत छोटे में ही सवाल पूछूंगी, आपने जवाब तो दे ही दिया है चित्रा जी। जी। कुछ समय पहले साहित्यकार और अवार्ड वापसी बहुत चला था। जी उस जी अवार्ड वापसी के मुख्य सूत्रधार थे उदय प्रकाश जी। जी उदय प्रकाश जी ने अभी राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा दिया, उस पे भी बहुत सारे मैंने 1 मिनट रोल करना शुरू कर दिया था। इसे जी। आप क्या कहेंगी? जैसे छोटे में ही हम सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि मन में था और आपने जवाब तो दे ही दिया है कि हम लोगों को करना क्या है, कैसे आपने बताया, लेकिन फिर भी बहुत छोटे में पूछूंगी जब तक। देखिए, उस वक्त जब अवार्ड वापसी की बात हुई, मुझे लगता है उदय प्रकाश के भीतर बैठा बहुत प्रखर जो लेखक है, जो विचारक है और जो उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है, वो उसके रिएक्शन में, विरोध में था। लेकिन आज अगर वो अपनी उस अक्खड़ वैचारिकता से, अपनी उस घोर प्रतिबद्धता से, जो घोर प्रतिबद्धता, घोर शब्द को इन्वर्टेड करती हूँ, आज यदि उनको ऐसा लगता है कि मुझे चंदा देना चाहिए मंदिर को, तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय है और उसका स्वागत होना चाहिए। हम खुला समंदर बने, हम खुली बहती नदी बने, हम पोखर न बने, हम पोखर बन करके एक सड़ा जल न बने। हम अपने व्यक्तित्व को खुला रखें और स्वागत करें। अगर कोई ये महसूस कर रहा है और उसको प्रकट कर रहा है, हमारे देश में मंदिर का महत्व जो है वो एक आध्यात्मिकता से हमें जोड़ता है, जो भी है उनके मन में अगर ये बात आई है, तो मुझे लगता है इसके पीछे हमें अपनी राजनीति नहीं, अपनी वैचारिकता नहीं थोपनी चाहिए। वो बात मुझे गलत लगी थी जो अवार्ड वापसी की थी। ठीक है, उन लोगों को ठीक लगी, लेकिन वो लोग दूसरों पर ये थोपना चाहते थे कि दूसरी लेखक भी ये माने और अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दें, अपने साहित्यिक प्रतिबद्धता का परिचय दें, अपने कमिटमेंट का परिचय दें। अरे आप लिख करके कमिटमेंट का परिचय दीजिए ना, अवार्ड वापस करके क्या कमिटमेंट का परिचय देना चाहते हैं? वो अवार्ड कोई सरकार की जेब से निकला पैसा नहीं है, वो हमारे और आपके करों का पैसा है, जो सरकार कला, साहित्य, नाटक, इन सबके उत्थान के लिए, उन्मेष के लिए खर्च करती है, अकेडमीज को देती है कि आप कला साहित्य की रक्षा करें समाज में और सही का चुनाव करें, उनको प्रोत्साहित करें। जो भी कोई इसके लायक है, उसकी कृति लायक, तो ये कृति 10 कृतियां इस लायक होती हैं, किसी एक कृति को मिलता है, तो आपने तो अवार्ड वापस कर दिया, जिसको नहीं मिला वो कितना दुखी हुआ होगा। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि लेखक एक बौद्धिकता के नाम पर और प्रतिबद्धता के, साहित्यिक प्रतिबद्धता के नाम पर, सामाजिक सरोकार के नाम पर अगर करते हैं तो वो उनकी मर्जी, उनकी इच्छा, उसका हमें, भले हम उससे न सहमत हो, हम हो सकता है असहमत हो, लेकिन बावजूद इसके हमें इस तरह का हल्ला नहीं मचाना चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छा साहित्य लिखें और समाज के उस हाशिए को जिसको छुआ नहीं गया है, जैसे मेरा नया उपन्यास आया और बातचीत भी आपसे हुई थी कि नाला सुपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, हाशिए में भी मुट्ठी भर हाशिया उनके लिए नहीं था समाज में, ओबीसी ये वो तब। चित्रा जी आप म्यूट हो गए। चित्रा जी आप म्यूट हो गए।
चित्रा जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। आनंदिता आप कर सकते हो उनको? नहीं। नहीं। चित्रा जी म्यूट है, म्यूट। आप फोन करके बता दो आनंदिता। हाँ, अब तो मैंने कहा ना अपने दिल और दिमाग को खुला, हम लेखक हैं, हम लेखक हैं, हमें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना चाहिए। हम सर्जक कहलाते हैं। लेखक तो बहुत से होते हैं, इतिहास भूगोल सबका लिखने वाले, वो क्लर्क होता है, क्योंकि सर्जना जो कुछ आती है दिमाग में वो हमें बैठाती है कागज कलम लेके कि हम लिखें, और तब हम लेखक हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि लेखक और सृजन करने वाला, तो आप सब जितने भी साहित्यकार हैं सृजनात्मक हैं और सृजन करते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। आनंदिता, निकिता सवाल पूछेगी, जो सवाल है। We can take only one question. So what I suggest, Poonam ji, you can read out one question from the Q&A box. जो Q&A box है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप किसी भी मुझे दिख रहा है। आपका वीडियो ऑफ हो गया पूनम जी। अच्छा, एक्चुअली में मैं करती हूँ। हाँ हाँ जी। ये सवाल में नाम नहीं दिखा मुझे, क्योंकि मैं सवाल देख रही हूँ। एक सवाल आया है चित्रा जी कि आप विचारों पे और आपके व्यक्तित्व में किसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है, ये सवाल किसी ने पूछा है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मेरे मानस के निर्माण में दत्ता सामंत की बहुत बड़ी भूमिका है, मजदूर यूनियनों की बहुत बड़ी भूमिका है। मजदूर अपने ही समाज में किस तरह से हाशिए पर रहने के लिए विवश है, और इसके साथ ही दूसरा प्रभाव जो है वो मड़ालताई गोरे का पड़ा। तीसरा प्रभाव समांतर प्रेमचंद का पड़ा, दस्तावेस्टी का पड़ा, हेमिंग्वे का पड़ा। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, लेकिन सच कहूं तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो मैंने अपनी नसों में महसूस किया वो अपनी सहनशील मां का पड़ा। वो मां जो दो दो हाथ के घूंघट में रहने को विवश थी, और मेरे बहुत बड़े नेवल डॉकयार्ड अधिकारी पिता कभी भी मेरी मां को इस लायक नहीं समझते थे, बहुत बड़े खानदान की होने के बावजूद, कि ये मेरे बराबर खड़ी रह सकती है। इसने कहीं न कहीं मुझे विद्रोही बनाया। इसने कहीं न कहीं मुझे ये समझाया कि मैं भविष्य की ऐसी ही मां हूं क्या मैं भविष्य में लड़की हूं तो क्या यही प्रतिरूप होगा, यही परिभाषा होगी, इसके बीच में जीऊंगी? नहीं, मैं इसको तोड़ूंगी। मैं अपनी मां को जिस तरह से जीना पड़ रहा था, मैं एक विद्रोहिणी बनी, उसने मुझे बनाया, उस असंतोष ने मुझे बनाया। और जो विषमता मैंने अपने घर में पुरुष और स्त्री में महसूस की, उसने मुझे पहला पाठ पढ़ाया कि अगर मेरे भाई घर के मुख्य दरवाजे से आ जा सकते हैं, बाहर खेल सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, बागों में जा सकते हैं, गंगा नहाने के लिए वो जा सकते हैं, और तैरने के लिए ऊंची कगार से गंगा में कूद सकते हैं, तो मैं चित्रा मुद्गल उस खानदान की, जिम्मेदार खानदान की एक लड़की, मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे वो सब करना है जो मेरी मां नहीं कर पाई। तो ये सब प्रभाव जो हैं, हमेशा साहित्य जो है वो साहित्य आपको एक प्रति संसार से परिचित कराता है जो आपका संसार नहीं होता है। जब आप हेमिंग्वे का ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ते हैं
और पढ़ते हुए ये महसूस करते हैं कि एक मछुआरा एक डोंगी में, एक नाव में, और उसकी समंदर की सारी उत्ताल तरंगों की चुनौती को झेलते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है, डरता है, साहस फिर तो वो कहीं ना कहीं हमें ताकत देता है कि मनुष्य अपराजेय है। मनुष्य अगर तय कर ले तो वो लड़ सकता है और लड़कर उससे पार पा सकता है। सबसे पहले उसे अपने से लड़ना चाहिए, अपनी हिम्मत को तलाशना चाहिए अपने भीतर। सही में हम सब खुशकिस्मत है कि आज चित्रा जी आपसे रूबरू होने का तथा रोचक बातें सुनने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। पूनम जी, जिस तरह आपने कार्यक्रम में चित्रा जी के साथ वार्तालाप करके कार्यक्रम को दिलचस्प बनाया, उसके लिए हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उपस्थित सभी मेहमानों, चित्रा जी तथा पूनम जी का प्रभा केतान फाउंडेशन, हाउस ऑफ एमजी, दिव्य भास्कर, एहसास वुमेन और कर्मा फाउंडेशन की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी आनंदिता को, पूनम को, तुमको और प्रभा को, वो आत्मनिर्भर स्वयं सिद्धा लेखिका स्त्री को, जिसने अपने को ही नहीं खड़ा किया, जिसने मजदूरों को भी खड़ा किया। तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन को आभार व्यक्त करती हूँ कि वो ये अलख जगा रहे हैं और प्रदेश प्रदेश में जगा रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी। थैंक यू चित्रा जी। थैंक यू निकिता। नमस्कार, बहुत नमस्कार। और पूनम, तुम्हारा हम कुछ पढ़ेंगे। आनंदिता ने प्रेरित किया है तो खूब लिखो। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।